प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे भारत मालदीव संबंधों की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान यात्रा की, लाल सागर में हूथियों पर हो रहे एक्शन की, इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट की और ताइवान में संपन्न चुनावों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत मालदीव में जो संबंध इस समय हैं वो तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? और मालदीव ने अब तो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। जब से अगर हम देखें वो बीजिंग से लौट कर आए हैं डॉक्टर मुइज्जू, तब से उनके जो तेवर हैं बड़े आक्रामक से नज़र आ रहे हैं। क्या से देखते हैं सर आप इन सबको? नीरज जी, देखिए, दर्शकों को पता है हम लोग मालदीव्स को जब से शुरू हुआ था तब से जी, इनफैक्ट इलेक्शन से पहले से हम इस पर बातचीत करते आ रहे हैं जी, और कुछ न कुछ इंडिकेशंस तो थे ही जी, कि कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट आती है जी, और इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया फीलिंग वहाँ पर जी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था जी, जानबूझ करके। जी, वो जो कहते हैं आजकल मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, जी, दोनों चीज़ें चला के कर दी गई थी। और मालदीव्स का थोड़ा सा हम दोबारा देखें तो देखिए, मालदीव की पॉपुलेशन तकरीबन 6.25 लाख के आसपास टोटल है। जी, आप समझ लिए कि हमारे किसी पंजाब वगैरह बाकी जगह लीजिए तो एक छोटे से शहर के उसमें है, लेकिन 1200 द्वीप हैं। जी, इतने बड़े, कई तो ऐसे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उन द्वीप में क्या है, कैसे है। जी, और इसके अलावा मालदीव्स का एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मालदीव एक ऐसा था जो कि कॉलोनाइजेशन से थोड़ा बचा हुआ था। जी, थोड़ा आप अगर हिस्ट्री में जाइए जी, तो पहले शुरू में तो वहाँ बुद्धिज़्म थी। जी, तकरीबन कुछ 1153 या ईस्वी के मतलब AD ईस्वी कहें, जी, उसके आसपास जा कर के वहाँ तब तक बुद्धिज़्म का वहाँ पर प्रभाव था। जी, और उसके बाद जो है इस्लामाइजेशन शुरू हुआ था, जैसे हर जगह जिस तरह से था। जी, और कॉलोनी भी नहीं था जैसे मैंने कहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जा कर के वहाँ पर ब्रिटिश नेवल बेस बन गया था। तो एक तरह से ये कहेंगे कि कॉलोनी हो गया था जी, तब उस समय जा कर के, जब इंडिपेंडेंस इसको फाइनली मिली थी 1965 में, जो हम पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं अपने एपिसोड्स में। जी, और 1965 में हमने बोला था कि भारत पहला था जिसने मालदीव्स को मान्यता दी थी। जी, और उसके आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से उनकी बहुतायत हो गई सुन्नी मुस्लिम्स की। जी, फिर भी भारत उनको काफ़ी सहायता करता रहा हर एक जगह। इसकी बात हम बाहर भी पहले भी कर चुके हैं जी, कि किस तरह उनकी मदद की, चाहे वो कू था वहाँ पर होनी थी, उस समय हमारे स्पेशल फोर्सेस गई थी, जी, वहाँ पर क्राइसिस थी पानी का, उससे पहले अर्थक्वेक का जो भी था उसमें काफ़ी मदद हिंदुस्तान ने किया। प्लस भारत ने उनको हर एक जगह एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, बंदरगाह जो अभी हम उसमें उनकी मदद कर रहे थे, रोड्स में, तो काफ़ी कुछ मदद किया है। लेकिन ये फीलिंग हम जानते हैं कि वहाँ पर किन लोगों द्वारा की जा रही है। अभी भी मालदीव्स में दो तरह के लोग हैं, कुछ जो प्रो इंडिया हैं, भारत को चाहते हैं, और आपको पता है कि पिछली सरकार ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की थी, जी, भारत भारत पहला। अब इस गवर्नमेंट ने आकर के इन्होंने चाइना फर्स्ट कर दिया है। जी, तो ऐसा नहीं है कि भारत का वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है। जी, आज भी देखिए इलेक्शंस हो गए हैं और जो मोइज़ी इलेक्ट हुए हैं वो सब हम जानते हैं कि ये प्रॉक्सी ही हैं अभी तक यामीन के, जी, और यामीन की पॉलिसी पर चल रहे हैं। यामीन प्रो चाइना थे ही, तो वही वो लेके चल रहे हैं। बट अभी भी इनकी जो असेंबली या पार्लियामेंट है वहाँ अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि प्रो भारत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल पलट गया है। तो ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ इस तरह ख़त्म नहीं होता है जिस तरह है। तो इसलिए जो मिनिस्टर्स वाली इनकी 3 मिनिस्टर्स ने बयान दिया था, उसका आपने देखा क्या एक्शन हर जगह हुआ। और उसकी हमने बात भी की थी अपने पिछले एपिसोड में कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। इंटरनली उनको बहुत कुछ उसके ऊपर लोगों ने बोला है वहाँ पर उनके खिलाफ है। लेकिन अभी देखिए मेन चीज़ हम कवर करेंगे कि अभी ये मोइज़ी गए थे चीन में, 4 दिन की यात्रा पर गए थे वहाँ,
और 20 एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए हैं वहाँ जी। और इन 20 एग्रीमेंट्स में सब कुछ लेकर के है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनकी अपना डिजिटाइजेशन के बारे में है, बाकी डेवलपमेंट्स के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में भी है, BRI के उन्होंने ऑलरेडी है ही हैं उनके साथ, चाइना के साथ। और जो भी मतलब आप लीजिए टूरिज़्म का देखिए, जब ये टूरिज़्म आया तो इन्होंने खुद जो है मोइज़ू ने जब वो एड्रेस कर रहे थे वहाँ बोला स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को कि आप जो है टूरिज़्म बढ़ाइए मॉरिशस में, क्योंकि देखिए मेन इकॉनमी है टूरिज़्म। 25% अगर मान लीजिए भारत के हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ता है, और भारत से नहीं होगा तो बाकी से भी कुछ जी फ़र्क तो इनको पड़ेगा ही। जी। तो जो इन्होंने इंडिया आउट की पॉलिसी बना रखी थी उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये चले आएंगे। और जहाँ तक आप देखिए भारतीय सेना का है, भारतीय सेना इनके कहने पर ही गई थी और तकरीबन इनके 80% लोगों की ट्रेनिंग, इनकी जो नेशनल डिफेंस फोर्स है मालदीव्स की, उनकी ट्रेनिंग भारत ने दी है जी। और जब ज़्यादा हो रहा था तभी वहाँ पर एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था, जिसमें बहुत कम, मेरे ख्याल से 85, 88, 90 के आसपास ही लोग थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 10-11 तो वापस आ चुके हैं जी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कोई कहा जाए कि इंडिया ने एक बेस बना रखा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव वहाँ बनाया गया एंटी इंडिया कि इंडिया इस तरह आकर के भारत जो है यहाँ पर अपने सेना ले आएगा और यहाँ पर इंटरफियर करेगा, कब्जा करने लगेगा जी। जबकि भारत ने उनको उनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में दिए हेलीकॉप्टर्स, बल्कि 24, बाकी एयरक्राफ्ट, डोर्नियर एयरक्राफ्ट करीब 25 के आसपास उनको दिए थे। 26 जो है मतलब 25 लोग हैं, मैं ये कहूँगा 24 लोगों को ट्रेन किया, हेलीकॉप्टर हम नहीं दिए, भारत नहीं दिया, उनके साथ 24 लोगों को दिया उनको ट्रेन करने के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। 25 लोगों को दिया जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उनको दिया था उसकी मेंटेनेंस एंड उनको सिखाने के लिए, चलाने के लिए, और तकरीबन 25-26 और लोग ऐसे इनिशियली जो गए थे मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों को लेकर के, और ये ट्रेनिंग भी उनकी करा रहे थे। तो ऐसे करके जो शुरू में थे उसके बाद कई लोग वापस भी आ गए थे। तो इतनी बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दुष्प्रचार किया गया इसके खिलाफ, भारत के प्रेजेंस के खिलाफ। और आप ये समझिए कि 1988 से भारत का एक क्लोज, रक्षा के हिसाब से क्लोज कोऑपरेशन है उनके साथ, लेकिन ये नैरेटिव बनाना था उन्होंने। और जो पिछले, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी की थी, अब इनको लगा कि यही पॉलिसी उल्टा करके ही हम चुनाव जीत सकते हैं जी। तो इस वजह से ये पॉलिसी लाई गई। और देखिए दो जो मेन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वहाँ पर भारत ने किया है कि इनको जो है अगर देखा जाए उनकी पॉलिसी में तो किसी ने कभी भारत ने इंटरफियर किया नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा तंत्र जो भी है उसको हम मजबूत करेंगे और उसमें आपको जो है मदद करेंगे। और ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 2 LH हेलीकॉप्टर्स ध्रुव दिए थे भारत ने, एक 2010 में दिया था, एक 2015 में दिया था, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से नहीं। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स उनको इंटरनल जितने भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होती थी लोगों की, या कोई सर्च एंड रिस्क ऑपरेशन करना पड़ता था, आपको पता है वहाँ पर कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, उनके तो कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो समुद्र तल से नीचे भी हैं जी। तो फ़र्क पड़ता था वहाँ। तो वहाँ पर जो उनकी मदद करते थे, चाहे वो मेडिकल इवैक्यूएशन था, वेदर का था, सर्विलेंस का था, हर एक चीज़ में मदद करते थे जी। तो ये भारत के ही दिए गए दोनों हेलीकॉप्टर थे ध्रुव जी। वहाँ पर। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट एमीन थे, उनको मालूम था, पहले से था, 1988 से था, फिर भी जो है उसके बाद देखिए जितने भी हुए हैं, यही नहीं है, मतलब मालदीव्स का बहुत ज़्यादा रिलायंस था इंडिया के ऊपर, इन सब चीज़ों के लिए भरोसा था, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, पायरेसी के लिए, जो समुद्रों में वहाँ पर होता है, ट्रैफिकिंग वहाँ होती थी जी। उसके ऊपर भी सब भारत मदद कर रहा था, भारत से वो मदद ले रहे थे जी। और उनका जो एक UTF हार्बर है जिसका कि प्रोजेक्ट उन्होंने उसको डेवलप करने के लिए दिया था, उथुरू में है हार्बर, जिसको कि भारत को उन्होंने दिया था, भारत उनको उसको बना रहा था,
उन्हीं के लिए, उन्हीं के इस्तेमाल के लिए, उसके लिए भी जो है, हालांकि ये बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, जो उनके माले के जो कैपिटल है उसके साथ ही है, बट उसका भी दुष्प्रचार करके बताया गया कि ये जो है भारत अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ वजहें थी जिसको कि इस भावना से उन्होंने ले आया गया, और इन्होंने ये बताया कि इंडिया अपना नेवल बेस यहाँ बना लेगा, जी, जो कि ये था नहीं। तो ऐसे कुछ, और ये दुष्प्रचार देखिए सिर्फ मालदीव अकेले नहीं कर सकता। जी, इस दुष्प्रचार में अगर चीन अभी सामने आ रहा है तो हम लेके चलेंगे कि उनका हाथ होगा जरूर। जी, जो कोशिश कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे हम देख सकते हैं। तो ये जो इन्होंने 15 मार्च तक का विड्रॉल का दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी कहीं भी होती हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश करने में अगर बहुत ज़्यादा सालों लग जाते हैं जी, तो ऐसे नहीं इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी, तो ज़रूर कुछ इंटरनल इनकी चीज़ें हैं जो कि इनको प्रॉब्लम है, जिससे ये कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने अभी विजिट से आए थे और इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जी, अपने यहाँ, इन्होंने मालदीव्स में इस विड्रॉल को नेगोशिएट करने के लिए और आगे ले जाने के लिए। जी, और चाइना को जो विजिट थी, देखिए इसमें एक चीज़ और उन्होंने बोला है कि हम छोटे देश हैं, हमको कोई बुली नहीं कर सकता, जी, जी, कि हम किसी को धमकाने का लाइसेंस नहीं है, ये सब। वही उन्होंने यही बोला कि हमको कोई धमकाने का लाइसेंस नहीं है। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, और फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिखा रहा है कि उनको लग गया कि भारत के खिलाफ तो जो कर रहे हैं या जो इन्होंने कर दिया, और जो रिएक्शन आया है, जो भारत ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है जी, बट जो भी रिएक्शन आया है सिविल चैनल से, बाकी चैनल से, बाकी देशों से, और इनके खुद के देश में, जी, इनके खुद के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जी, जो बाकी जनता है उनसे, जो भी माले की जनता ने तो हरा भी दिया मेयर इलेक्शन में। अभी बिल्कुल जी, देखिए, तो ये जो चीजें आई हैं उससे ये जो है इनको काफी निराशा हुई है, जी, और इनको लगा है कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी। तो इस वजह से इनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा है, और ज़रूर चीन ने इनको वहाँ से बैक किया होगा। जी। तो इस वजह से जो है ये चीज़ आई है। इसमें यहाँ पे सर एक मेरा प्रश्न और भी है, जैसे आपने कहा चीन ने इनको दबाव डाला होगा, तो एक मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो इसके ऊपर कर्ज है चीन का, उसका 20% भागीदारी इसमें चीन की है। तो क्या वो कर्ज के बोझ तले दबा है चीन के सर्वाधिक, इसलिए भी एक प्रेशर होता है? देखिए, ये तो बिल्कुल जो आपने बताया, मैं ला रहा था बाद में, मेजर पॉइंट है ये। जी, ये बहुत मेजर चीज़ है। हालांकि देखिए, ट्रेड इंडिया से, भारत से इनका ज़्यादा था, जी, और भारत उनको ज़्यादा दे रहा था, बल्कि उनके यहाँ से तो हार्डली कोई चीज़ आ रही थी। 45 बिलियन डॉलर का था। बट सवाल ये है कि जो चीन ने दिया है, चीन ने किसी भी देश से अपना एक पैसा एड नहीं दिया है, जी, चाहे पाकिस्तान था, और इनको तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका से देखना चाहिए जी, कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ है। जी, तो ये जो है चीन का प्रेशर तो बहुत है। जी। और आप देख सकते हैं कि 20 बिलियन मतलब 20%, अगर हम 20 बिलियन डॉलर भी बोलें, बल्कि शायद नेपाल का भी एक वो पोखरा हवाई अड्डा ऐसा बना के दे दिया है, जो उसमें उसका इतना पैसा लगवा दिया और उसमें कुछ यात्री नहीं उनसे कुछ मिल नहीं रहा है, और वो कर्ज जो है नेपाल पर और चढ़ गया है। जी, हम तो जो पोर्ट है उसका हम देख रहे हैं क्या हालत जी। है श्रीलंका में। तो इनको एक सीख लेनी चाहिए उससे, और ये लेंगे, क्योंकि असल में देखिए सबसे बड़ी मुश्किल वही है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सबको जब ये हो जाता है, शुरू में तो बहुत उनको लुक्रेटिव लगता है कि बहुत अच्छा है, पैसे मिल रहे जी। हैं, और बाद में चीज़ें समझ में आती हैं। जी। तो ये सबसे बड़ी एक मुश्किल वाली चीज़ है। और दूसरी देखिए, एक मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने बाकी तो चीज़ें कर ली हैं, लेकिन भारत ने भी जो चीज़ें है, भारत हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। हालांकि भारत ने ये बोला है कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेगा, जहाँ तक नेबर्स हैं हमारे, जी, और जहाँ तक ग्लोबल साउथ है, ये दोनों को इंटरेस्ट लेके चलेगा। तो भारत चीन की तरह सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेके नहीं चलेगा, जी, भारत मालदीव्स का भी इंटरेस्ट लेके चलेगा, और चलना चाहिए। और अभी जो है एक हमें थोड़ा सूझबूझ के साथ, समझबूझ के, जो हम कहते हैं कैलकुलेटेड स्टैंड लेके चलना पड़ेगा। जी, मतलब हम भारत को, हमारी सरकार को, हमारे जो भी थिंक टैंक हैं, उनको सोशल मीडिया से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जी, और भारत, जो मालदीव्स के जो भी लोग हैं, जी, उनके साथ रह करके, उनके साथ सोच करके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ किया है उनके लोगों के लिए, और लोग वहाँ ये समझते हैं। जी। और जैसे मैंने कहा,
अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी हैं जी। जो कि भारत की तरफदारी करते हैं, जी। तो उनको लेकर के चलना पड़ेगा। और आपने सही कहा सर कि सोशल मीडिया से हमारे को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बिल्कुल, पॉलिटिक्स, बिल्कुल। वहाँ पर यही हो रहा है। वही हो रहा है। सबसे बड़ी तो हम तो खुद के देख रहे हैं अपने जी, कि जी। सब कुछ के विश्व अब गुरु मान रहा है, लेकिन हम खुद पॉलिटिक्स में हमारे लोग जो है हमको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ और है, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, भारत ने किया है मालदीव्स में, उसकी सुरक्षा तो हमको सोचनी है। जी। वो नहीं कर देंगे कि नहीं ये वैसे बेकार चला जाए। जी। तो जब बातचीत होगी तो भारत ने वो भी देखना है, जी। उसके बारे में भी बातचीत करनी है। और देखिए जो इनकी माले डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीपी, जी। अभी भी जो है उसका प्रिडोमिनेंट पार्टी है, वो पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट में मेन पार्टी है वो अभी भी। जी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भले यामीन जी। यामीनी मैं कहूँगा, मोइजू आ गए हैं जी। लेकिन यामीन ने जिता दिया है इनको। जी। जी। लेकिन अभी भी एमडीपी जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मेन पार्टी है पार्लियामेंट में, और वो अभी भी प्रो भारत है, जी। प्रो इंडिया है। जी। तो हमको ये भी लेके चलना चाहिए जी। कि साथ में। तो वो जो है इतना आसान नहीं होगा इनको कि अपने पार्लियामेंट में हर एक कोई चीज़ ऐसी पास कर दें या ऐसे बिल्स, या उनको अपोजिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो ये इनको भी पता है। और जो मैं कह रहा था उनके फ्रस्ट्रेशन का जो उनका स्टेटमेंट आया है, उसका एक कारण ये भी है, जी। उनको पता है कि ये सारी चीज़ें जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे उस हिसाब से। जी। अभी माले का देखिए, जब ये गए थे मोइजू ने यहाँ तक बोला कि ये BRI तो है ही है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चीन का है उसमें भी वो पार्टनर होना चाहते हैं। जी। लेकिन दो चीज़ों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इससे काफ़ी पहले 2017 में जब यामीन थे और वो गए थे उनके यहाँ, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन था इनके साथ साइन करना चाहता था। जी। और वो एग्रीमेंट ऐसा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि चीन को ज़्यादा फायदा होता, जी। उससे वो आगे बढ़ता, इसलिए वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा। चाहे यामीन के टाइम, यामीन के बाद जो पिछली गवर्नमेंट थी तब भी वो आगे नहीं बढ़ा। और उस पर अभी भी इनकी विजिट में भी स्टेटमेंट में कोई बात नहीं आई है। जी। तो मैं ये कहूँगा कि एक सिल्वर लाइनिंग है कि अभी भी ये समझ रहे हैं कि चीन के साथ हर एक चीज़ कर देंगे तो मुश्किल होगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, चीन ने पहले इनको एक प्रपोजल दिया था, एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने के लिए, अदर मेरीटाइम ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने के लिए। ये भी पहले का ही है, जिसके बारे में भी इन्होंने मेंशन कुछ नहीं हुआ है इनकी इस विजिट में। तो उसमें लगता है कि लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है पर्दे के पीछे बात अभी भी चलती रहेगी, और चीन इन मामलों में मुझे नहीं लगता कि पीछे रहेगा। बिल्कुल। तो भारत को इसके ऊपर वॉच करना बहुत जरूरी है कि ये कैसे चल रहा है और कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और मैं थोड़ा ये भी कहूँगा कि देखिए, अमेरिका ने अभी कुछ ही महीनों पहले, शायद पिछले ही साल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रॉपर जो अपना बनाया है मालदीव्स के साथ, तो उसको भी हमें इफेक्ट में लाना पड़ेगा और हमको अपना इंटरेस्ट लेके चलना पड़ेगा, सिलेक्टिव होके चलना पड़ेगा। और जितने भी हमारे एक्शंस हों, गवर्नमेंट आप वो फ्रेंडली तो अलग की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही सोचेगी, हमें पीपल फ्रेंडली लोग जो वहाँ के हैं मालदीव्स के, उनके तरफ उनकी जो हित की चीज़ें हैं वो सोच के चलना चाहिए। और हमें अगर ऐसा करेंगे तो हम उनके इंटरेस्ट को और अपने इंटरेस्ट को भी लेके चलते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान यात्रा पर होकर आए। बताया जा रहा है कि चाबार पे बातचीत हुई है, लाल सागर के मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसके अलावा और कौन से विषय ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस बातचीत के दौरान, इस मुलाकात के दौरान सामने आए होंगे? नीरज जी, हम लोग पहले एक कर चुके हैं कि ईरान के साथ जो भारत का संबंध है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और जो दुनिया की ये परिस्थिति अभी बदली है, चाहे वो यूक्रेन और रूस का हो या इजराइल हमास का जो है मुद्दा, इससे प्रभावित नहीं हुई है। इंडिया न ईरान ने भारत के खिलाफ बोला है, न भारत ने
उनके खिलाफ बोला है। जी। और ये जरूर हुई है, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और भारत ने वही बोला है। जी। तो वो एक मैसेज तो जरूर था जी। इसमें। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो चीज़ें अभी रेड सी में हो रही हैं, जी। हौतीज़ कर रहे हैं, और हौतीज़ को हौतीज़ जितने भी हैं, हौतीज़ ये इनका इन्फ्लुएंस सब जानते हैं कि ईरान से है, जी। कि ईरान समर्थित हैं, ईरान इनकी मदद कर रहा है। और क्यों कर रहा है भी हम जानते हैं। जब से ये देखिए वहाँ तख्ता पलट क्या है, जब हूतीज़ आए थे, जी। इन्होंने जो उस समय गवर्नमेंट थी यमन की, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा। और अब जो है मैक्सिमम जगहों पर, और जो सना इनकी कैपिटल है, वहाँ पर इन्हीं का कब्जा है। जी। हालांकि ये भी देखिए, ये भी है कि इसमें काफ़ी लड़ाई थी अप्रत्यक्ष रूप से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। जी। कि सऊदी अरेबिया ने तो गवर्नमेंट फोर्सेस जो उनकी हैं, रिकग्नाइज गवर्नमेंट जो यूएनओ ने रिकग्नाइज किया है, जी। उनकी गवर्नमेंट यमन की, और हौती तो रिकग्नाइज है नहीं। जी। तो यमन की जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, उनके कुछ लोग तो अदन में रह करके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जी। तो उसकी मदद की थी, और ये काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी, क्योंकि ईरान ने समर्थन दिया था इनको। शिया हैं जी। और आपको पता है दोनों का आपस में सहयोग था। जी। और काफ़ी लंबी लड़ाई चली। 2022 में जा करके एक ट्रूस हुआ इन दोनों के बीच में। हौतीज ने काफ़ी नुकसान किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके लग गए थे। जी। लेकिन तब भी इनकी विजय नहीं पाए थे वहाँ पर। जी। तो एक ये चीज़ फैक्टर जो को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आगे के लिए भी, कि क्यों हौतीस अभी भी कह रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट चलते रहेंगे। जी। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं दर्शकों को बताने के लिए, कि ये 8 साल लड़ाई चली थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इनके बीच में, और जा करके ट्रूस हुआ था। जी। तो और इन 8 सालों में हूतीज ने अपने आप को काफ़ी संगठित कर लिया, जी। काफ़ी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली। वो तो बता ही दिया मैंने कि वो पॉलिटिकली वो सना पर लगभग एक तरह से रूल कर लें, जैसे हिजबुल्लाह उधर कर रहा है लेबनान में। जी। तो काफ़ी एरिया में, और समर्थन लेकर के ईरान का इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा ली है, जिसमें मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, और देखिए सी पर के हेलीकॉप्टर से लेकर के कैपेबिलिटी जिन्होंने अपनी कर ली है। तो ये काफ़ी इनको समर्थन मिला हुआ है, और एक फोर्स बन गए हैं। जी। 1 लाख से के ज़्यादा लगभग खुद के इनके ट्रुप्स हैं, और मिसाइल्स, ड्रोन्स और बाकियों की तो गिनती है नहीं, क्योंकि ये देते नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स तो है नहीं। जी। और दूसरी बात, ना मिलिट्री फोर्स अगर नहीं है तो ये स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करने के लिए। जी। कोई इनके ऊपर संधि लागू नहीं होती, ना कानून लागू होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और इनको कंट्रोल नहीं किया गया। एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। जी। आप देखिए अक्टूबर 7 से वो शुरू हुआ था। नवंबर में इन्होंने 9 अक्टूबर में हमास की शुरू हो गई, इजराइल हमास की। नवंबर में इन्होंने अपना शुरू कर दिया था फर्स्ट वीक में, कि कोई भी जो भी शिप इधर आ रही है इजराइल से कनेक्टेड है, उस पर हम हमला करेंगे। तो ये क्या होती, इसको अकेले कैसे, मतलब इनको कैसे मिल गया कि नहीं हम उसको करें इस स्टेज पर। जी। और ये तभी हुआ जबकि चारों तरफ अमेरिका ने अपना दबदबा बना दिया था, अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी। जी। और ईरान ने जब देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, यही इनके पास एक रास्ता है, तो वो चीज़ सामने आई जिसको लेकर के इनको ये आगे बढ़े हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैक इनका है, बैकअप जो मिल रहा है, वो जब तक मिलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। जी। अब और चीज़ हमको इफेक्ट करने लगी। 45% हमारा क्रूड का ट्रेड उधर से आता है। जी। 2 जो है आपने देखा 3 शिप्स पर हमारे इन्होंने एक तरह से कहा जाए अटैक किया। जी। और ये लगा करके कि एक में कि इजरायली कनेक्शन था, इन द सेंस कि उनके बोर्ड में इजरायली एक था। जी। और बाकी इन्होंने जो हमारा पोर्ट गुजरात में भी आ रहा था, पोर्ट पर आ रहा था शिप, उस पर भी अटैक किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था। जी। दूसरा जो है एक ही चीज़ डेफिनेटली वहाँ डिस्कस हुई है। जी। और थोड़ा ज़रूर ये होगा कि भाई वो उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि देखिए आज की जो रिपोर्टें कहते हैं कि 40% से ज़्यादा शिपिंग वहाँ से डाइवर्ट हो गई है अफ्रीका से। जी।
सॉरी इससे ज़्यादा 60% करीब हो गई है। जी और 40% तो इजिप्ट ने में बोला है कि सुएज कैनाल से उसका रेवेन्यू जो है 40% कम हो गया है। जी तो आप देखिए इफ़ेक्ट खुद वहाँ पर हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, भारत को इफ़ेक्ट करते थे, और ये ज़रूरी था वहाँ जा कर के डिस्कस करना। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये नहीं, जी अब कहा तो ये भी गया कि बायलैटरल रिलेशंस हैं, रीजनल रिलेशंस हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, जी। तो नेचुरली ये जो बाकी भी चीज़ें हैं, इजराइल हमास लड़ाई, जी उससे उस पर ज़रूर बात हुई है। और इसलिए ज़रूर हुई है क्योंकि जाने से पहले इन्होंने जो है ब्लिंकन से भी बात की है, बिल्कुल, अमेरिका में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने। जी तो बात तो लिमिटेड हुई नहीं होगी, जी और लगा हुआ कि भारत के रिलेशन सच्चे हैं, हो सकता है कुछ मदद इसमें मिले, जी। क्योंकि अमेरिका और उनको ही पता है कि सिर्फ जो उन्होंने एक्शन किया है सिर्फ उसी से बहुत इफेक्ट नहीं होने वाला है। जी और ईरान कुछ भी कहिए, देखिए अब ईरान चाइना रशिया एक एक्सिस बन गया है, जी और ये एक्सिस मिल करके मिडिल ईस्ट में एक इम्पॉर्टेंट एक्सिस हो गया है। तो अब सिर्फ वही नहीं रह सकता मिडिल ईस्ट, यूएई है, उनको देखिए वो भी अब दबी आवाज़ में भी वो भी अब उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है। जी इजिप्ट को फ़र्क पड़ रहा है, यमन को फ़र्क पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके ये भी हैं जिनको लेके आगे चला जा सकता है। लेकिन भारत ने ज़रूर अपनी सुरक्षा वहाँ बढ़ा दी है उस इलाके में। हमारी शिप्स वहाँ पर हैं, जो ऑपरेशन फ्रेंडशिप गार्डियन जो वहाँ चल रहा है उसमें भी भारत उसमें है। और बेसिक ये है कि ईरान को अगर ईरान ने अगर इनको दिया है बैकिंग, तो ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा, बैटल हार्डन हो गए हैं। देखिए इनकी जो लड़ाई की हम बात करते 2014 से 18 में 3.8 लाख तकरीबन वहाँ लोग मरे थे, जी। तब ये आए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी ये बात वहाँ पर हुई ज़रूर है। और इसका ये भी मैं कहूँगा कि इसके बाद फ़र्क भी पड़ेगा, जी ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट तो दिया जाता है विजिट के बाद, तो हम सब जानते हैं कि वही है जो पहले बना के रखा गया, लेकिन जी। ये विजिट इतनी ऐसे नॉर्मल पीरियड में नहीं हुई है। जी। और हमारा ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक अभी कमेटी बनाई थी ये ओवरसी करने के लिए कि जो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, जो हमारे ये ट्रेड और ये चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, कितना फ़र्क कैसे पड़ रहा है। तो एक इसका काफ़ी फ़र्क हमारे ऊपर पड़ रहा है जी। इसके ऊपर। और देखिए पेट्रोलियम का तो अगर हम मैक्सिमम उधर से ला रहे हैं, तो वो अगर इतना कॉस्टली पड़ जाएगा तो हमारी इकॉनमी में इसका कितना फ़र्क पड़ेगा। जी। यूरोप से जो हमारे संबंध है, मिडिल ईस्ट से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट हुई है। और चाबहार पोर्ट का मैं एक ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए चाबहार पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और वो काम चल रहा है चाबहार पर। अभी भी लोगों को लगा कि चीन से ईरान की बातचीत हो गई, हो सकता है चाबहार हाथ से चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी अभी भी ये चल रहा है, और हमारे लिए और खुद ईरान के लिए, ईरान क्या मैं तो कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पोर्ट साबित होगा, क्योंकि इससे आप यूरोप का ले लीजिए और विद इन मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जी तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ज़रूर बातचीत हुई होगी वहाँ पर। और जो नेवल प्रेजेंस, ईरान ने भी अपनी शिप भेजी है रेड सी में, हालांकि उसने एम्स नहीं दिए हैं उसमें क्या है, लेकिन भारत ने ज़रूर भेजी है। और वो क्या करना है, क्या कैसे करेगा मुकाबला इसका, उसके बारे में भी बातचीत ज़रूर हुई होगी। कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने के लिए जी कि ऐसी चीज़ों पर जब ऐसे टाइम हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ इसकी बातचीत हुई होगी। तो ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमें इफ़ेक्ट हो रहा है वहाँ पर हमारे ट्रेड पर, प्लस एक ये भी है कि जो इजराइल और हमास की लड़ाई है उस पर भी असर पड़ेगा। कि देखिए दोनों से हमारे अच्छे संबंध हैं, जी ईरान से भी, और तीनों से मैं कहूँगा, ईरान से, इजराइल से और फिलिस्तीन से भी। जी तो ये तीनों का है संबंध। और आज की उसमें देखिए तो मेरे ख्याल से कोई और देश नहीं है जिसको कि तीनों से अच्छे संबंध इस तरह से हों, जी। जो इस तरह जा करके और बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर की बातचीत जरूरी हुई होगी। और इसका असर सिर्फ मैं कहूँगा भारत
हमारे ट्रेड या हमारे जो ये कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं उस पर ही नहीं होगा, विश्व के लिए भी इसका जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर, लाल सागर में हूथियों पर पश्चिमी देशों की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, क्या उससे एक नए युद्ध का खतरा पैदा हो गया है? क्या इससे इजराइल हमास संघर्ष में भी नया मोड़ आने की संभावना है? निधि जी, जहाँ तक कि रेड सी में हूतीस का जो अटैक है, ये हमें मालूम है कि हूतीस, इसके बारे में हम पहले भी बात किए हैं कि अक्टूबर 7 को जो हुआ था, इजराइल हमास की लड़ाई शुरू हुई थी रादर 9 तारीख से, और उसके बाद ये लगा था कि ज़रूर हूतीस जो है यमन से और हिजबुल्ला एक्शन में आएंगे। हूतीस ने वहाँ कार्रवाई भी की थी, कुछ ग्राउंड कार्रवाई, जिसके ऊपर कि इजराइल ने एक्शन लिया था, उनके ऊपर कार्रवाई की थी, ज़मीनी कार्रवाई। और उसके बाद जो समुद्र है, चूँकि वहीं से मैक्सिमम जो इजराइल को साजो सामान आ रहे थे शिप्स के द्वारा, उसके ऊपर जो है इन्होंने बोला कि एक्शन करेंगे, और जो भी जहाज़ या शिप आ रही होगी जिसका इजराइल से कनेक्शन होगा उस पर ये हमला करेंगे। और उन्होंने तकरीबन ये काम नवंबर 7 से शुरू किया था, और अभी तक 30 से ज़्यादा ये जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि ये सिर्फ इनके बस की नहीं थी, हालांकि ऑलरेडी हमको पता है कि हूतीस अपने आप को बहुत संगठित कर चुके हैं। 8 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी थी यमन में। ईरान ने जो यमन की सरकार थी उसके खिलाफ, यमन की सरकार को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बैकअप किया था, उसके साथ थे, उनको मदद दी थी। और हूतीस को ईरान ने, ये लड़ाई 8 साल चली, 2014 से 2022, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हासिल अपना जो उनका एम था वो हासिल नहीं कर पाया, हूतीस को कंट्रोल नहीं कर पाया, उनको डाउन नहीं कर पाया, और फाइनली 2022 में उसको उनके साथ एक ट्रूस या समझौता करना पड़ा। और इस बीच बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। कई बिलियन डॉलर उनके इसी में लड़ाई में चले गए थे। ट्रेड और कॉमर्स का नुकसान अलग से हो रहा था। हूतीस इसी बीच 8 साल में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा संगठित कर लिया। एक तरह से वो सरकार बन गए, वहाँ पर कैपिटल साना में उन्हीं का कब्जा है। कुछ ही इलाकों में जो एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट है यमन की, कुछ ही इलाकों में रह गई है, और हूतीस ही वहाँ पर सब कुछ चला रहे हैं। और उनको जो है पूरी मदद ईरान से मिलती है, ईरान समर्थित हैं वो। तो इजराइल के साथ उन्होंने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी बना रखा था ईरान ने, जिसमें कि हिजबुल्ला और हूथी शामिल हैं। और ये जहाँ भी मौका मिलता है इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोल देते हैं, और यहाँ पर इन्होंने समुद्र में खोला था, जिससे हमें पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था। दुनिया की जो ट्रेड एंड जो शिपिंग है, समुद्री जो ट्रेड है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, और तकरीबन 50 से 60% जो है ट्रैफिक जो शिपिंग का था वो डाइवर्ट हो गया था रेड सी से ये केप ऑफ गुड होप से जाने के लिए। और इसमें खर्च बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बाकी जो खर्च है समय की और शिप्स का, वो तो हम देख सकते हैं। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव, मैं कहूँगा दुष्प्रभाव पड़ा था, इंक्लूडिंग भारत का। 45% भारत की जो क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रेड सी से ही आता था। हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी दर से जाते थे, और इन्होंने हमारी शिप्स पर भी अटैक किया था। हालांकि ये है कि अगर अभी एक्शन जो किया है अमेरिका ने अपने एलाइज यूके और बाकियों के साथ मिल करके, यूनाइटेड किंगडम और बाकियों के साथ मिल करके,
वो इतना लेट क्यों किया, पहले करना चाहिए था जबकि इतने एक्शंस हो गए, इतना नुकसान दुनिया के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या इस जो शिपिंग का है उस पर हो रखा है। इस वजह से 11 तारीख को ये हमला हुआ था, लेकिन देखिए उससे पहले 10 जनवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कहा गया था, उन्होंने इसको गलत माना था हुतीज का जो एक्शन हो रहा है वहाँ पर, कि ये नहीं होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। और 11 तारीख को ये एक्शन लिया अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ। और हालांकि ये नया नहीं है, पहले भी उन्होंने वार्न किया था। इससे पहले 10 तारीख को ही इनफैक्ट जॉन किर्बी जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस सिक्योरिटी के, वो उन्होंने जो है वार्न किया था, नेशनल सिक्योरिटी के हैं, उन्होंने वार्न किया था कि ये जो है बंद होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई कदम उठाना पड़ेगा। और 11 तारीख को ये एक्शन लिया इन्होंने, जिसमें कि एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स लेकर के इन्होंने एक्शन किया। सबमरीन्स थी। और जहाँ तक ये जाती तब हुई, देखिए जब 19 नवंबर से इन्होंने शुरू किया था अटैक हुतीज ने, और आते आते इन्होंने 30 से ज़्यादा मैक्सिमम शिप्स इसमें ऐसी थी जो अमेरिका से कनेक्टेड थी, कुछ न कुछ कनेक्शन उनका था। और ये जब हद हो गई तब जाकर के इन्होंने ये एक्शन लिया। और इन्होंने इससे पहले भी इनफैक्ट 9 जनवरी को भी अमेरिका ने करीब इनके जो 21 ड्रोन्स आए थे हुतीज के, उसको उन्होंने जो है मार गिराया था। 6 जनवरी को इनके कुछ बोट्स जा रही थी इंसर्कल करने कुछ जो शिप्स को, उनको उन्होंने मार गिराया था, भगाया था वहाँ से। तो ये एक्शंस चलते रहे थे। और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी शुरू किया था इसी रेड सी के लिए अमेरिका ने, उनके साथ जो कि करीब 23 देश मिल करके शुरू किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है उस इलाके के लिए। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप उनको लेना पड़ा इस वजह से ही, क्योंकि देखिए क्रूड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8 मिलियन बैरल्स क्रूड पर डे, 7.8 के आसपास है, जो कि वहाँ से आता जाता है। और 27 टैंकर तकरीबन डेली आते जाते थे। और ये टैंकर्स मैक्सिमम देखिए अमेरिका या वेस्टर्न उनके जो एलाइज हैं उनके साथ उन्हीं के कंट्रोल्ड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, इसलिए एक्शन उन्होंने लिया है। जॉइंट असॉल्ट किया है बाय एयर हौदीज़ के ऊपर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स और बहरीन शामिल थे। और इसमें इन्होंने बेसिकली एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं हुतीज़ की यमन में, जहाँ पर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, जहाँ इनके स्टोरेज पॉइंट्स थे, उनको इन्होंने टारगेट किया। और ये पिन पॉइंट टारगेट थे, तकरीबन 100 स्ट्राइक्स इन्होंने की, 100 पिन पॉइंट टारगेट्स उन्होंने किए हैं, जो टारगेटेड स्ट्राइक्स थी। मेन एम इनका था कि जो कैपेबिलिटी है इनकी हौतीज़ की वो डिग्रेड कर दी जाए। और इन्होंने खास करके स्पेसिफिक इंटेलिजेंस लेके किया है टारगेटिंग, और एक वार्निंग देने के लिए यमन को, हौतीज़ को और ईरान को। हालांकि ये भी लोगों का कुछ इनके एलाई साथ में नहीं है, स्पेन, इटली, ये इनके साथ नहीं है इस ऑपरेशन में। उन्होंने जो स्टेटमेंट था उस पर नहीं साइन किया है और ना पार्ट नहीं लिया है इस ऑपरेशन में। और ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि ईरान रिटेलिएशन करे, क्योंकि ईरान की भी नेवल प्रेजेंस वहाँ पर एक शिप उसने भेजी है रेड सी में अपनी, और बाकी ये खतरा बढ़ जाए। लेकिन पूरी उम्मीद है हमें कि ऐसे जो भी ऑपरेशन होते हैं, देर से किया है अमेरिका और इंग्लैंड ने या एलाइज ने उनके, लेकिन इतना उन्होंने सारी चीज़ें समझ ली होंगी, परख ली होंगी इसके बारे में क्या इफ़ेक्ट होंगे इसके आगे, और तब जा कर के ही उन्होंने ऐसे एक्शन लिए होंगे। अभी देखिए 11 जनवरी को ही एक ईरानियन वो हौतीज़ ने मार्शल आइलैंड्स की
एक शिप को जो है या ऑयल टैंकर को उसको उन्होंने कब्जे में लिया, जो कि अमेरिका रिलेटेड था शिप जो है। तो ये अभी भी ये चीज़ हुई और ये लेकर के इसकी वजह से इनको ये एक्शन लेना पड़ा, जो कि और यही नहीं था। अब देखिए लेबनान में और यमन में, इवन इजिप्ट में जो बेसेस हैं अमेरिका के, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्राइक्स हो रहे थे। यमन में जो इनके बेस हैं उसमें होती स्ट्राइक कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे अमेरिकन बेसिस पर। हिजबुल्लाह वहाँ कर रहा था, तो इनको कुछ न कुछ एक्शन लेना ज़रूरी था। दो ये भी कहा जा रहा है कि एक चैनल में, आई थिंक अल जजीरा में, जो स्पोक्स पर्सन है इनके हुतीज़ के, उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा इनका कोई डैमेज नहीं हुआ है, और ये जो है एक टेररिस्ट अटैक है अमेरिका ने जो किया है उनके ऊपर, और ये अभी भी अटैक करते रहेंगे इजराइल से। जो भी शिप कोई उनका लिंक होगा ऐसी शिप को टारगेट करते रहेंगे। और इन्होंने ये भी, हालांकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, उन्होंने ये भी कहा है कि ये अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा के आगे भी करेंगे। दोबारा भी इन्होंने अगले दिन किया था अटैक, कि दोबारा ये करेंगे। तो ये जो है थोड़ा इसमें लग रहा है ऐसी चीज़ कि हुतीज़ भी अपने ऊपर कायम है कि नहीं वो अटैक करेंगे, और अमेरिका ने या उनके एलाइज ने ठान लिया है कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। कौन इसमें दबता है? अगर हुतीज़ नीचे हो जाते हैं, अगर वो रुक जाते हैं, ये उनकी जो शिप्स के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं रुक जाता है, कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरा है कि एस्केलेशन के भी डर है कि और जगहों पर ये आगे बढ़ जाए ये चीज़, क्योंकि लगता नहीं कि ईरान जो है हुतीज़ को अकेला छोड़ेगा। और ईरान ने तो ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए। टर्की ने भी क्रिटिसाइज़ किया कि ये गलत है जो अभी इन्होंने किया है। बेसिकली ईरान और टर्की दो देश हैं जिन्होंने इसको बोला है कि ये गलत है। सऊदी अरेबिया ने ये बोला है कि रेस्ट्रेन करना चाहिए, रोकना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हुतीज़ ने क्लियर बोला है कि उनके पास अभी भी सक्षम है वो ऐसे अटैक करने के लिए। और ये रेड सी कहीं एक और फ्रंट नहीं खोल दे, ये एक विषय है। लेकिन अभी तक तो ये नहीं हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि ईरान भी एक रिस्पांसिबल देश की तरह सामने तो सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन इसका असर देखिए पड़ना है कुछ चीज़ों पर। जैसे अभी इजराइल हमास की लड़ाई है, इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर दो ऑप्शन हैं, ये बढ़ जाएगा प्रेशर डालने के लिए, या हुतीज़ तभी रुक सकते हैं कि अगर इजराइल या ईरान रुक सकता है कि यहाँ जो है सीज़फायर हो जाए, या ये लड़ाई जो इजराइल हमास की है वो रुके। ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। दूसरी जो चीज़ है वो, जो अभी सऊदी अरेबिया और हुतीज़ के बीच में जो ट्रूस चल रहा है वो क्या कायम रह गया, वो भी बढ़ जाएगा इसकी वजह से। और हुती चूँकि बॉर्डर है वहाँ, उसके ऊपर कुछ स्ट्राइक करने लगेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस में हो सकता है कि फिर सैंक्शंस की बात आ जाएगी। ईरान पर तो ऑलरेडी हैं, हो सकता है और सख्त हो, और इधर हुतीज़ के ऊपर भी। इसके अलावा इसमें यमन में भी जो है फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि यमन ने देखिए उसका भी रिएक्शन आया है। जो यमन की एक्चुअली यूएन रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जो कि कुछ ही इलाकों में है, मैक्सिमम पर तो अभी जैसे मैंने कहा सना जो कैपिटल है इनका, और बाकी इलाकों पर ये हुतीज़ ने कब्जा कर रखा है। लेकिन इनकी जो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उनका स्टेटमेंट आया है कि वेस्ट को और अमेरिका को और ज़्यादा हथियार देना चाहिए जो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है यमन की उसको, जिससे कि ये अगर ये सिर्फ टारगेट करते रहेंगे अकेले हुतीज़ को, उससे इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो उन्होंने भी याद दिलाया कि देखिए 8 साल तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनसे लड़ता रहा, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो उनका ये कहना है कि जब तक जो उनकी गवर्नमेंट है रिकग्नाइज, भले वो कुछ ही जगहों पर हैं,
इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन जब तक उनको हथियार और ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो भी अगर उधर से वार नहीं करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। और इनका जो एक स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो अडन हैं, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है इनकी, जो कोलिशन ऑफ कुछ एमनी पार्टीज़ की है, जो कि हालांकि यूएई से उनको यूएई उनसे समर्थन देता है, वो कहते हैं कि वो एक्चुअल वहाँ की गवर्नमेंट है जिसको कि रिकग्नाइज़ किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, और वो कहते हैं कि उनको जब अगर समर्थन मिले, दो तरफा वॉर होगी, तभी जा कर के हूतीज़ को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और है कि अगर ईरान हूतीज़ को ज़्यादा समर्थन देगा तो वहाँ भी एक और फ्रंट खुलने की बात होने लगेगी, जो कि किसी के भी अरब, इजराइल या अमेरिका उसके इलाज के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे लगता नहीं है कि हूतीज़ कमज़ोर होंगे। मैं हूतीज़ जब कहता हूँ तो मतलब ईरान का समर्थन कम होगा, लेकिन ये खतरा ज़रूर है। उसको कम होना चाहिए, रुकना चाहिए, और ये बातचीत होनी चाहिए जिससे कि इसमें जो भी इसके अंदर आपसी मतभेद हो उसको दूर किया जाए। इजराइल और हमास के ऊपर भी है, अगर वहाँ भी वहाँ बातचीत करके कुछ कमी आ सकती है और उसकी वजह से यहाँ भी रेड सी में फ़र्क पड़ सकता है, तो वो भी होना चाहिए। क्योंकि हौतीज़, जैसे हमने कहा, उनके पास काफ़ी कैपेबिलिटी है, उनके पास आर्मी है अपनी, उनकी एयरफोर्स है, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, बाकी उनके पास आर्टिलरी है, काफ़ी वेपन्स हैं। तो इतनी जल्दी एक या दो स्ट्राइक से उस पर नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा। ये भी एक अगर युद्ध चला तो लंबा खिंच सकता है। तो इस समस्या को दोनों तरीके से सुलझाना पड़ेगा। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? रूस ने यूक्रेन पर अचानक से बमबारी क्यों बढ़ा दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से भी बातचीत की है, तो क्या इसमें युद्ध को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? नीरज जी, देखिए, जो रूस यूक्रेन का हम कवर करते रहे हैं हर समय, और वहाँ कुछ चीज़ें अलग हुई हैं, नहीं हुई हैं। अभी देखिए, 2 दिन पहले इसने यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सी ऑफ अजोव में 2 रूस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको गिराया है, मार गिराया है। किससे मार गिराया है, कैसे किया है, उन्होंने तो ये नहीं बताया कि किस वजह से है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही है कि रूस के A-50 जो स्पाई प्लेन है उसको मार गिराया है। इसकी पुष्टि रूस ने अभी नहीं की है। हालांकि यूक्रेन ने बताया है, वेस्टर्न मीडिया ने भी बोला है, और ये सबसे बहुत बड़ा नुकसान अभी तक का होगा रूस का। उनके जो शिप्स, जो पहले एक बार ब्लैक सी में जिसको गिरा दी गई थी, मार गिराया था यूक्रेन ने। तो ये जो है A-50 जो है, देखिए, एक तकरीबन 250 मिलियन पाउंड्स का ये जहाज़ है। टोटल 6 रूस के पास थे, और एक भी अगर ये डैमेज हो गया है, गिर गया है या तबाह हो गया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है रूस के लिए, और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी तक बताया नहीं गया है, न रूस ने बोला है, रूस ने तो खैर पुष्टि नहीं की है इसकी। यूक्रेन ने बोला है कि गिराया है, कैसे गिराया है, क्या गिराया है, ये तो बताया नहीं जा सकता। हालांकि ये ऐसे प्लेन नहीं थे कि बहुत आसानी से गिराए जा सकते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पैट्रियट से इन्होंने गिराए हैं, पैट्रियट मिसाइल से। अगर पैट्रियट मिसाइल से गिराएं तो पैट्रियट्स को तो आगे ले जाना पड़ता, जिस इलाके में ये गिरा है सी एफ अजोव में, उनको आगे ले जाना पड़ता ये करने के लिए, जिसको अगर ये आगे ले जाया जाता तो शायद रूस के रडार पर ये आ जाते। तो अगर ये पैट्रियट से हुआ है तो पैट्रियट से भी बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली थी। 1-2 इन्होंने ज़रूर टारगेट्स गिराए थे पहले क्रीमिया में, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ये सही है तो ये एक चीज़ हुई है। और रूस ने, देखिए, इसी बीच में अपने एफर्ट्स और ज़्यादा आगे बढ़ा दिए हैं, इंटेंसिफाई कर दिए हैं। इनके पास, यूक्रेन के पास, जैसे हमने पहले कहा है, हथियार और एमनिशन की बहुत कमी है। 155 मिलीमीटर एमनिशन जो आर्टिलरी की है, शेल्स की, अभी स्वीडन ने बोला है कि इनको वो देगा, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमी है, और इनका ऑफेंसिव बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
तो अभी इन्होंने भी जो है अभी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब इन्होंने बोला है कि हम डिफेंस लेंगे और रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे अपने जो ऑफेंसिव है उनकी, क्योंकि रूस ने अभी जो प्लान किया है, जो देखा है उसने कि जो इनकी ऑफेंसिव बढ़ नहीं रही है, तो अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ हार्ड हो गई है वहाँ पर जम करके, तो रूस अब ये विंटर वॉरफेयर भी करना चाहता है और इनके ऊपर अटैक करके आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी जो चीज़ है, देखिए एक अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई है यूक्रेन में, कहा जा रहा है कि ये उनकी जो एक स्टडी उन्होंने कमीशन की थी इसके बारे में, रूस यूक्रेन की लड़ाई के बारे में, या इस रूप में कि इनके ऊपर रूस क्या कर सकता है, उस स्टडी में ये कहा गया है कि मैक्सिमम जनवरी एंड फरवरी कह रहे हैं, मिड फरवरी तक या फरवरी आखिर तक ही रूस यूक्रेन की लड़ाई चल पाएगी। यूक्रेन उसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा रूस का, और रूस अगर आगे बढ़ गया तो वो जो है टारगेट करेगा हर हालत में यूरोप को, और यूरोप में जो सबसे पहले आते हैं वो है पोलैंड। बेलारूस में उसने ऑलरेडी अपने आप को मजबूत कर लिया है, और दूसरा वो कहते हैं कि जर्मनी के ऊपर भी रूस अटैक कर सकता है। ये एक उन्होंने स्टडी की है ख़ास करके इस वजह से कि पूरी उनको जो है यूक्रेन को जितनी ताकत चाहिए, जितना उनको हथियार और बाकी चीज़ें वो मिल नहीं पा रहा है, और जो मिला भी है उसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है वहाँ पर लड़ाई पर, रूस का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ली है कि अमेरिका ऑलरेडी इंगेज हो रखा है इजराइल में और रेड सी में, तो इस वजह से जो है ये मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए। रूस अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है, वेपन्स प्रोडक्शन के मामले में भी, हथियार भी उसने काफ़ी अपनी वेपन इंडस्ट्री बढ़ा ली है। कहाँ तक तो ये जा रहा है कि अभी उसकी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि 1 लाख ड्रोन वो बना सकता है 1 साल में, तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा करके वो आगे चल रहा है। और ईरान से उसको मदद मिल रही है ड्रोन्स के मामले में, कोरिया से जो आर्टिलरी एमुनिशन और कुछ और जो वेपन्स हैं वो उससे ले रहा है। तो ऐसे करके उसने ऑलरेडी अपने जो है रिक्रूटमेंट भी जो बढ़ाई थी उसका असर दिखने लगा है। 3 लाख तकरीबन उसने अपनी फ़ौज बढ़ा ली है यूक्रेन में, बल्कि इनको मिल नहीं रहे हैं लोग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूक्रेन के पास, जिसको देख करके ये जर्मन स्टडी ये कहती है कि ये बड़ा मुश्किल होगा। और अमेरिका एज इट इज़ पूरी तरह कमिटेड है अमेरिका, और उनको और जो एड देने में यूक्रेन के लिए ऑलरेडी रिपब्लिकन से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये कुछ मुश्किलें आ रही हैं। विद इन यूरोपियन यूनियन भी देखिए स्लोवानिया भी अपोज कर रहा है और ज़्यादा इनको मदद देना, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये लड़ाई में ये जो स्टडी का ये कह रहा है कि यूक्रेन हार जाएगा और ये यूरोप में रूस अपना आक्रमण बढ़ा सकता है। अब इसकी कई कारण हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एक ये कारण कहा जाए कि यूक्रेन को और मदद चाहिए। दूसरा, नाटो अपनी या यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचे, क्योंकि ये इनका कहना है कि ये रसा को हरा नहीं पाएंगे और उसको एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपना चलता रहेगा। इसी बीच में जो दूसरी जो एक और न्यूज़ है इसको देख करके कि नाटो अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास करने जा रहा है अपना, कोल्ड वॉर से कह रहे हैं जब तक शुरू हुआ था, या ये कहिए कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर या 1984 जो कोल्ड वॉर है उसके बाद से सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो कि जर्मनी और पोलैंड में होगी। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद ही होगा कि अगर रूस जो है नाटो कंट्रीज या कि यूरोपियन यूनियन में अगर लड़ाई छेड़ता है, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसकी क्या और कैसे क्या सिनेरियोज होंगे, कैसे वो कर सकता है और क्या एक्शन लिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन एक सिर्फ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उसी के 20,000 ट्रूप्स तकरीबन पार्ट ले रहे हैं। टोटल इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 700 एयरक्राफ्ट होंगे और 30 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेंगी। तो ये जो है बहुत बड़े लेवल पर होगा। ये सिमुलेट करेंगे लड़ाई कैसे हो सकता है ग्राउंड, खास करके ग्राउंड लेवल की जो लड़ाई होगी, और क्या एस्केलेशन हो सकता है फर्दर इसका,
एरियल या न्यूक्लियर या क्या आगे आ सकता है। और मेन इसका यही है कि अगर इनको यही लग रहा है कि अगर असद जीत गया तो जो है ज़रूर थ्रेट बढ़ाएगा परसेप्शन इन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो एक जो इसके अलावा देखिए अभी ऑलरेडी जो दूसरे अगर बाकी फ्रंट देखे जाएं तो अभी प्रेग में या वहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए शांति के लिए 83 देशों ने तकरीबन उनके रेप्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो 10 पॉइंट हैं इनके 10 पॉइंट यूक्रेन के उसके ऊपर और बाकी चीज़ों पर भी डिस्कशन हुआ था। रूस ने तो ऑलरेडी निगेट कर दिया था कि किसी भी ऐसे डिस्कशन या किसी भी ऐसे फोरम का कोई मतलब नहीं रहता जिसमें अगर रूस शामिल नहीं है, तो ये डिस्कशन करते रहेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक चीज़ जो बीच में हुई है। और इसमें डावोस में जो इन कंट्रीज़ की हुई थी मीटिंग, जहाँ पर कि ये बात हुई है इसके बारे में, हालांकि कोई डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को में जा रहे हैं, 15 से 17 जनवरी वो पहुंच गए होंगे और ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही होगी। जहाँ तक जहाँ जर्मनी का है, जर्मनी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये तैयारी कर रहा है, उसको लगा है कि उसके ऊपर जो है ये मुश्किलें आ सकती हैं, लड़ाई हो सकती है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। और रूस खेरसोन रीजन पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अगर ऐसा रहा तो हो सकता है वो उसमें कब्जा भी कर ले। खेरसोन शहर पर एरिया तो कुछ कर चुका है, सिर्फ वही इलाका खेरसोन का रह गया है जहाँ पर काफ़ी एरियल और आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है। जहाँ तक ग्रेन्स का है, ग्रेन एक्सपोर्ट का, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन को, क्योंकि अभी जर्मनी या बेसिकली जो हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और बल्गारिया, इनका जो है खुद का एग्रीकल्चर आउटपुट प्रभावित हो रहा है यूक्रेन की वजह से। इनके जो किसान हैं वो ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर कि उनको नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, जो इतने कम रेट पर इनके ग्रेन्स आ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन को बोला है कि टैरिफ बढ़ाई जाए इसके ऊपर जो यूक्रेन के ग्रेन्स हैं। तो ये एक भी प्रॉब्लम खड़ी होगी इस फ्रंट पर भी यूक्रेन को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो है अभी कुछ मदद यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मैं ये कहूँगा कि जेलेंस्की अपने आप को थोड़ा असहाय पा रहे हैं कि उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। वो हर एक जगह जा रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पर भी कोई खास फ़ायदा उनको नहीं हो पा रहा है। और रूस पुतिन अगर इसी हिसाब से चलते रहे और रिटेलिएशन करते रहे तो और ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा इसमें। सर, ताइवान में हुए चुनाव चीन के लिए कितना बड़ा झटका है? नीरज जी, देखिए हमने बात की है इसके बारे में पहले भी ताइवान के ऊपर, बट ताइवान का मुख्य जो चीज़ अभी हुई है वो है वहाँ इलेक्शंस जो हुए हैं। ताइवान इलेक्शंस में दो ही मेन पार्टी थी, एक KMT और एक DPD जो इनकी डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी है, DPP, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हीं की थी। और KMT हम जानते हैं पुरानी है, थोड़ी प्रो चाइना है, और DPP जो है वो इंडिपेंडेंट ताइवान की जो सोच है वो लेके चलती है। इस इलेक्शंस में दो जो हुई हैं, इसमें एक तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हुए हैं पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो DPP जीत गई है और ली चेंग जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इसकी, और काफ़ी बहुमत से इलेक्ट हुए हैं इस इलेक्शन में। उनको तकरीबन 40% से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी पॉलिसीज़ का, जो प्रो इंडिपेंडेंट या स्वायत्त ताइवान के बारे में सोचते हैं। चाइना जो है देखिए पहले से इसके खिलाफ था, वो तो हमेशा बैक कर रहा था KMT को। लग भी रहा था कि चाइना शुरू से इंटरफियर करने की कोशिश करेगा इलेक्शंस में और अपने प्रो जो चाइना है उस तरह की
अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया वहाँ पर। और ये एक कन्फर्मेशन है जिसकी लोगों की काफ़ी तारीफ हुई है वर्ल्ड में, कि लोग जो है प्रो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोच वाले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। और ये जो अमेरिका और बाकी देश हैं वो काफ़ी इससे खुश हैं, और उनके नेचुरली टाइज, उनके आपसी जो संबंध है बढ़ते रहेंगे। इनफैक्ट ये देखिए, इलेक्शंस ख़त्म हुआ, अगले ही दिन एक 3 मेंबर डेलीगेशन तीन का अमेरिका का वहाँ पहुँच चुका है ताइवान में, जिसमें कि पहले जो NSA थे वहाँ पर वो हैं, और पूरे NSA जो हेडली हैं वो हैं, और उसमें डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो स्टेनबर्ग थे वो भी हैं शामिल। तो ये जो है एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, दिखा करके कि हाँ वो किस तरह ताइवान के साथ हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सीट्स हैं, उसमें जो DPP है जिसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनको कम सीटें मिली हैं। पहले इनको 61 सीटें थी, इस बार इनको सिर्फ 51 मिली हैं, जबकि तकरीबन 59 सीटें KMT को मिली हैं। हालांकि जो तीसरी भी एक पार्टी है जो सपोर्ट देगी इनको, तो टोटल इनके पास 113 सीटें हैं जो इनको DPP को सपोर्ट देगी, और वो जो है इनसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि ली चेंग जो इनके प्रेसिडेंट अभी बने हैं, बिकॉज उनकी जो है फुल मेजॉरिटी नहीं है उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें, इसलिए हर एक पॉलिसी वो अपनी जो चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। उसमें अपोजिशन को काफ़ी मिलेगा KMT से, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको साथ में ले चलने के लिए इनको जितना एग्रेसिव वे हो सकते थे पहले एंटी चाइना, वो शायद ना हो पाएँ। तो ये एक थोड़ी मुश्किल ज़रूर है इसमें, लेकिन फिर भी अगले 4 साल के लिए तो इतना है कि एक प्रो जो स्वायत्तता के लिए जो चल रही थी बात लोगों में, वो ये आगे लेके चलेंगे। और जो इनके जो चाइना पॉलिसी है उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और इन्होंने ये भी बोला है कि एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही गवर्नमेंट में ले आएंगे, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ें, इनकी इकॉनमी आगे बढ़े, और इनकी मिलिटरली भी स्ट्रांग हो। कितना पार्लियामेंट को कितना ये लेके चल पाते हैं वो आगे देखने की बात होगी, लेकिन फ़िलहाल ये तो तय है कि अगले 4 सालों के लिए चीन ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा ताइवान के अफेयर्स में, और जो बाकी देश हैं जो उसकी अमेरिका और बाकी एलाई जो इसकी मदद करते हैं वो करते रहेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के लिए भी एक अच्छा मैसेज गया है, और ये चीन को भी सोचना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी जो उसकी सोच है कि कब्जा कर लेगा, वो शायद नहीं हो पाए। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने भारत मालदीव के संबंधों में जो तनाव आया है, जो खिंचाव दिख रहा है, उसके कारणों पर चर्चा की। भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कर सकता है, इसके अपनी राय दी, और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान यात्रा से जुड़े मुद्दों को अपने विस्तार से रखा। लाल सागर में जो कार्रवाई चल रही है पश्चिमी देशों की तरफ से, इजराइल हमास संघर्ष अब किस दिशा में जाता दिख रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से जो चर्चा की है उसका क्या आशय रहा, और ताइवान में जो अभी चुनाव संपन्न हुए वो चीन के लिए कितना बड़ा झटका है, ताइवान की जनता ने क्या जनादेश दिया है, उसके निहितार्थ क्या है, इस पर आपने विस्तार से चर्चा की। आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाया, सारगर्भित बनाया। सर, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।